फटाफट खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। शुरुआत पंजाब से। पंजाब के चंडीगढ़ से दिन दहाड़े मर्डर और लूट का सनसनीखेज सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बदमाश ने ज्वेलरी शोरूम में घुसकर ज्वेलर को गोली मार दी। ये वारदात पुलिस चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर हुई। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बदमाश व्यापारी को गोली मार रहा है। ये बदमाश ज्वेलरी खरीदने के बहाने शोरूम में घुसा था और देखते ही देखते उसने ज्वेलर पर पिस्तौल तानी और गोली चला दी। ज्वेलर को गोली मारने के बाद बदमाश लाखों की ज्वेलरी लूट कर फरार हो गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हुआ। गुस्साए लोगों ने एक ट्रक को आग के हवाले कर दिया। इस ट्रक ने एक बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे गुस्साए लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करके आग लगा दी। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ट्रक को तेज रफ्तार से चला रहा था, जिसके चलते ड्राइवर नियंत्रण खो बैठा और ट्रक ने सड़क पर स्कूटी से जा रहे एक बुजुर्ग को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने ट्रक फूंकने के साथ साथ ट्रक ड्राइवर की भी जमकर धुनाई की। बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि ड्राइवर शराब पीकर ट्रक चला रहा था। हरियाणा के नारनौल में पुलिस ने छात्रों पर लाठियां बरसाई हैं। छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे नए बस स्टैंड के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें पीटा गया। दरअसल राज्य के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ये बच्चे टीचर्स की कमी से नाराज थे। इनका कहना है कि टीचर्स की कमी से पढ़ाई बाधित हो रही है। टीचर्स की नियुक्ति की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान इन पर पुलिसिया कहर टूटा। झारखंड में भ्रष्टाचार और खस्ताहाल कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। मानसून सत्र की वजह से पुलिस प्रशासन ने हजारों की संख्या में जमा हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा से काफी पहले रोक दिया था। फिर भी प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन के साथ आंसू गैस के गोले भी दागे गए। मध्य प्रदेश के श्योपुर में 10 सैलानियों की जान अचानक आफत में फंस गई। अमराल नदी के तट पर गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने गए पर्यटक गाड़ी समेत चारों तरफ से पानी के तेज बहाव से घिर गए। ऊपरी इलाकों में हुई तेज बारिश से अमराल नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। नदी के किनारे की तरफ खड़े पर्यटक और उनकी गाड़ी इसकी चपेट में आ गई। कुछ लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे रहे, कुछ बाहर निकलकर किनारे आने की कोशिश करने लगे। गनीमत रही कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ने से पहले रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। नदी के बीच फंसे लोगों को निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। रेस्क्यू टीम को वक्त अंदर ही बैठे रहे, कुछ बाहर निकलकर किनारे आने की कोशिश करने लगे। गनीमत रही कि जलस्तर और ज्यादा बढ़ने से पहले रेस्क्यू टीम ने सभी को सुरक्षित निकाल लिया। नदी के बीच फंसे लोगों को निकालने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। रेस्क्यू टीम को वक्त रहते सूचना मिल गई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में नदी में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। छिंदवाड़ा के मोरदोन नगरी में पर्यटक घूमने गए थे। अचानक आए नदी के तेज बहाव के बीच फंस गए। वक्त रहते सभी को बचा लिया गया। ओडिशा में लगातार हो रही बारिश से महानदी उफान पर है। हीराकुंड बांध से निकल रहे जनसैलाब को देखकर नदी के उफान का अंदाजा लगाया जा सकता है। जल सैलाब से राज्य के 12 जिलों में बाढ़ का संकट गहरा गया है। कोसी नदी के जलस्तर में आई कमी के बाद बिहार के 8 जिलों में बाढ़ का संकट फिलहाल टल गया है। हालांकि सुपौल, मधेपुरा और सहरसा जिले में विशेष सतर्कता जारी रहेगी। एहतियात के तौर पर खोले गए वीरपुर बैराज के फाटकों को अब बंद किया जा रहा है। पिछले दिनों कोसी के लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए रविवार को वीरपुर बैराज के सभी 56 फाटकों को खोल दिया गया। उनमें से 24 फाटक बंद किए जा चुके हैं। बैराज में सुबह 8 बजे कोसी का जलस्तर 1.63 लाख क्यूसेक था और 10 बजे ये घटकर 1,61 लाख क्यूसेक हो गया। यूपी के आजमगढ़ में बाढ़ के बीच लोग जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हैं। रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सामान के जिन रास्तों से लोगों को जाना होता है, वो रास्ते बाढ़ के पानी से लबालब भरे हुए हैं। घाघरा के उफान की वजह से आजमगढ़ के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। छोटे छोटे स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। कई लोग घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। पुणे के मालिन गांव में हुए भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर 134 पहुंच गई है। मलबे से शवों को निकालने का सिलसिला जारी है। अभी भी मलबे के अंदर कई शवों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। मालिन गांव में बीते 30 जुलाई को तबाही आई थी। भूस्खलन से पहाड़ी की तलहटी पर बसा गांव भूस्खलन के मलबे की चपेट में आ गया। इस तबाही में 40 से ज्यादा घर तबाह हो गए थे, जहां सैकड़ों लोग रहते थे।
दिल्ली हाईकोर्ट ने फिलहाल ई रिक्शा चालकों को राहत देने से इनकार कर दिया है, यानी दिल्ली में ई रिक्शा पर पाबंदी जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि ई रिक्शा के लिए गाइडलाइन बनाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 8 अगस्त को होगी। हाईकोर्ट का कहना है कि राजधानी दिल्ली भारत का शोकेस है और हाईकोर्ट राजधानी में अवैध तरीके से ई रिक्शा के संचालन की इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि अवैध रूप से ई रिक्शा का संचालन दिल्ली में अव्यवस्था फैला रहा है और लोगों की जान के लिए खतरा है। दरअसल दिल्ली के त्रिलोकपुरी में ई रिक्शा से हुए हादसे में एक बच्चे की मौत के बाद हाईकोर्ट ने ई रिक्शा पर पाबंदी लगा दी थी। सीसैट पर हंगामा जारी है। राज्यसभा में सीसैट के मुद्दे पर एक बार फिर से हंगामा हुआ। विपक्षी दल सरकार के फैसले से संतुष्ट नहीं। जेडीयू नेता शरद यादव ने सरकार से यूपीएससी से सीसैट हटाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बहस कराने की मांग की। सिविल सेवा परीक्षा से सीसैट हटाने की मांग को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर परीक्षार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। वहीं इलाहाबाद में भी छात्रों ने अनोखे अंदाज में सीसैट खत्म करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी छात्र सभा ने जूते पॉलिश कर केंद्र पर छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया। उधर राहुल गांधी भी सीसैट के मुद्दे पर आगे आए हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इस मामले में उन्होंने छात्रों से मिलकर अपनी राय दे दी है। राहुल ने यूपीएससी के परीक्षार्थियों से मुलाकात की थी। यूपीएससी में सीसैट खत्म किए जाने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में बहस की मांग की है। तो सदन में पूरी बहस इस पे हो जाए और उसके बाद सरकार एक निर्णय पे पहुंचे ताकि किसी भी छात्र का नुकसान न हो। यूपीएससी से सीसैट खत्म करने की मांग को लेकर छात्रों ने अब समर्थन जुटाने की मुहिम शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में छात्रों का एक डेलीगेशन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मिला। राज्यसभा में सीसैट विवाद पर चर्चा के दौरान जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा है कि इसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अनुवाद वाले हिस्से पर हमारा विरोध है। उन्होंने भाषा के आधार पर भेदभाव को खत्म किए जाने की बात कही। संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने सीसैट पर सरकार के फैसले को सही करार देते हुए कहा कि सरकार ने कम से कम वक्त में बेहतर कदम उठाया है। दिल्ली में इंजीनियरिंग के छात्रों ने संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्र पुलिस वालों से भिड़ गए। पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को रोकने की कोशिश की। इंजीनियरिंग के छात्र अपनी मांगों को लेकर स्मृति ईरानी से मिलना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में रोक दिया। गुस्साए छात्रों और पुलिस के बीच काफी देर तक नोकझोंक हुई। नई दिल्ली विधानसभा भंग करके चुनाव कराए जाने की अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने केंद्र सरकार से पूछा है कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन क्यों जारी है और सरकार बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। सुप्रीम कोर्ट केंद्र से यह भी पूछा है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि ही बिना काम के घर पर ही बैठे रहे। एक पार्टी कहती है हमारे पास संख्या बल नहीं है, दूसरी कहती है हमारी सरकार बनाने की इच्छा नहीं है और तीसरी के पास ताकत ही नहीं है। ऐसे में जनता क्यों भुगते। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल किया कि आखिर कब तक केंद्र सरकार विधानसभा को निलंबित रख सकती है। कोर्ट ने कहा कि अगर केंद्र सरकार बयान देती है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर 2 महीने के भीतर दिल्ली विधानसभा भंग करने पर विचार करेंगे तो हम याचिका निरस्त कर देंगे। इसी के साथ आम आदमी पार्टी की इस याचिका पर 5 हफ्ते के लिए सुनवाई टल गई। कोर्ट ने उम्मीद जाहिर की है कि इतने समय में केंद्र सरकार ऐसे उपाय तलाश लेगी जिससे दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सकेगा। खबर है कि बीजेपी दिल्ली में अल्पमत की सरकार बना सकती है। हालांकि इस पर पार्टी ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का कहना है कि अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं। सतीश उपाध्याय ने सरकार बनाने के संकेत देते हुए कहा है कि देश में अल्पमत की सरकार का इतिहास रहा है। साथ ही सतीश उपाध्याय ने कहा है कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बना रही है, लेकिन राजनीति में इसकी संभावना से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। दिल्ली में कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। कांग्रेस का कहना है कि आम आदमी पार्टी के 15 विधायक टूटकर बीजेपी की सरकार बनवाने की फिराक में हैं। कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा ने कहा कि उनके पास इसकी पुख्ता जानकारी है। मेरे पास पुख्ता जानकारी है कि आम पार्टी के 15 विधायकों की भारतीय जनता पार्टी से कुछ साठगांठ चल रही है। कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा ने दावा किया है कि डील में शामिल सारे नेताओं के नाम उनके पास हैं। मुकेश शर्मा ने कहा कि इस डील के पीछे एक बड़े बिजनेसमैन शामिल है। शर्मा ने यहां तक दावा कर दिया कि डील के बारे में अरविंद केजरीवाल को भी जानकारी है। अच्छी
अच्छी खासी डील चल रही है और उस डील में उद्योगपति शामिल है कि उद्योगपतियों से अरविंद केजरीवाल जी ने सौदेबाजी करके उनके खिलाफ बोलना बंद कर दिया है। कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे अमर सिंह 4 साल के बाद एक बार फिर पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के साथ एक मंच पर दिखे। लखनऊ में जनेश्वर मिश्र पार्क के उद्घाटन के मौके पर ये पुराने साथी एक बार फिर दिखे। हालांकि दोनों के बीच 2 कुर्सियों का फासला था। एसपी मुखिया मुलायम सिंह यादव को कभी डॉन कहने वाले अमर सिंह ने इस मौके पर मुलायम सिंह यादव और उनके भाई रामगोपाल यादव की जमकर तारीफ की और उन्हें अपना बड़ा भाई बताया। और संघर्षों के इस मानव और मापदंड के अनुसार समाजवादी तो कतई नहीं। हंस कर कहने लगे लोग मिठाई खाओ तुम क्या। मैंने कहा मैं मुलायम आदमी। इस मौके पर अमर सिंह ने एक बार फिर शेर व शायरी के जरिए समाजवादी पार्टी से अपने बनते बिगड़ते रिश्तों की कहानी बयां की। कौन कहता है कि ये जिस्त सजा है मुझको, एक उलझा हुआ किरदार है मिला है मुझको इनाम मिले या मेरी रुसवाई हो, उस ताल्लुक भला इस बात से क्या है मुझको। चंद लम्हे तो मेरी उम्र में ऐसे आए, दुश्मनों से भी बहुत प्यार मिला है मुझको। इस तरह उम्र का दुश्वार सफर तय होगा, बीच रास्ते में कोई छोड़ गया है मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अपना भतीजा बताने वाले अमर सिंह मंच पर उनसे बड़े प्रेम से बातचीत करते दिखाई दिए। दोनों के बीच एक कुर्सी का फासला था, लेकिन दोनों की बात करने के तरीके को देखकर ऐसा लगा ही नहीं कि उनमें कभी दूरियां भी थी। अमर सिंह न सिर्फ अखिलेश यादव के साथ बल्कि मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव के साथ भी मंच पर काफी सहज दिखाई दिए। दोनों मंच पर अगल बगल बैठे थे और एक दूसरे से गुफ्तगू भी कर रहे थे। एक और जहां अमर सिंह और समाजवादी पार्टी के बीच बनी खाई पड़ती दिख रही है, वहीं पार्टी के कद्दावर मंत्री आजम खान फिर से नाराज हो गए हैं। बताया जा रहा है कि आजम वक्फ बोर्ड का चुनाव रद्द किए जाने से नाराज हैं। हालांकि आजम खान ने एसपी मुखिया से नाराजगी की खबरों को खारिज किया है। उनका कहना है कि नेताजी से उनके रिश्ते राजनीति से परे हैं। अमर सिंह ने यह जरूर माना कि हो सकता है अमर सिंह के चलते उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। आजम खान ने इस बात को माना है। आजम ने कहा कि राजनीति में सब कुछ संभव है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ऑस्कर फर्नांडिस ने कहा कि प्रियंका गांधी को आगे आकर पार्टी में अहम भूमिका निभानी चाहिए। फर्नांडिस ने कहा कि सिर्फ वही नहीं, पार्टी के सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि प्रियंका पार्टी को और ज्यादा वक्त दें और अहम भूमिका निभाएं। ऑस्कर फर्नांडिस का बयान ऐसे समय आया है जब पार्टी की ओर से ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि प्रियंका को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जा सकती है और उन्हें महासचिव या फिर यूपी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जनार्दन द्विवेदी ने संगठन पर गंभीर सवाल उठाए। द्विवेदी ने सीधे सीधे कहा कि अगर पार्टी किसी को कुछ सुनाने का हक रखती है तो उसे सुनने का मादा भी रखना पड़ेगा। मीडिया ने कांग्रेस के अंदर मची हलचल को लेकर जनार्दन द्विवेदी से सवाल पूछा था। पंजाब कांग्रेस के नेता जगमीत सिंह बराड़ के सोनिया को लेकर दिए बयान पर मीडिया ने सवाल दागा। जवाब में द्विवेदी ने कहा कि संगठन को सुनने की ताकत भी रखनी चाहिए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। फरीदाबाद से सांसद रह चुके अवतार सिंह भडाना ने कांग्रेस छोड़ दी है। भडाना हुड्डा के नेतृत्व और पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज चल रहे थे। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से आज राहत नहीं मिली। हाईकोर्ट में कल फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के समन के खिलाफ हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हड़पने के इस मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया और राहुल गांधी के लिए समन जारी किया। दोनों से 7 अगस्त को कोर्ट में पेश होने को कहा गया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी समेत 6 कांग्रेसी नेताओं पर संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। स्वामी के मुताबिक इन्होंने साजिश रचकर नेशनल हेराल्ड अखबार की करीब 5,000 करोड़ की संपत्ति सिर्फ 50 लाख रुपए देकर हड़प ली। सोनिया गांधी की तरफ से इस केस को वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल हैंडल कर रहे हैं। कपिल सिब्बल ने सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सुब्रमण्यम बताएं कि इस केस में सबूत कहां है। उधर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के शहपुर सेक्टर में भाटी चौकियों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। जम्मू और पंजाब की जालंधर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन में आतंकी संगठन खालिस्तान के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पाकिस्तानी सिम कार्ड और मोबाइल बरामद हुए हैं। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। कानपुर की ज्योति मर्डर केस में मुख्य आरोपी और ज्योति के पति पीयूष की पुलिस रिमांड अब भी बढ़ा दी गई है।
पुलिस ने ज्योति मर्डर केस के बाकी 5 आरोपियों की भी 10 दिन की पुलिस रिमांड मांगी है। पुलिस 5 आरोपियों और पीयूष को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में एक और धन कुबेर का खुलासा हुआ है। शिवपुरी में कृषि मंडी के सचिव योगेंद्र भार्गव के घर लोकायुक्त के छापे में करोड़ों की संपत्ति का पता चला है। छापेमारी में लोकायुक्त की टीम को नकदी, कई जमीनों के कागजात, सोने और चांदी के जेवरात मिले हैं। लोकायुक्त के मुताबिक मंडी सचिव ने अवैध तरीके से 1 करोड़ की संपत्ति हासिल की। आसाराम की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ सकती है। अहमदाबाद आश्रम में 2 भाइयों की मौत के मामले में कोर्ट सीबीआई जांच के आदेश दे सकती है। रिजर्व बैंक ने अपनी क्रेडिट पॉलिसी का ऐलान किया है। मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी आपकी ईएमआई कम नहीं होगी। मुंबई में मॉडल के यौन उत्पीड़न के आरोपी डीआईजी सुनील पारस्कर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कल तक टल गई है। सेशन कोर्ट में इस मुद्दे पर अब कल सुनवाई होगी। मुंबई के मॉडल रेप केस में नया ट्विस्ट आ गया है। मॉडल के पूर्व वकील ने मुंबई पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराई है, जिसमें मॉडल वकील से डीआईजी पारस्कर को फंसाने की बात कह रही है। क्योंकि हम किसी को कैसे फंसा सकते हैं, मूवी में कैसे होता है, वैसे वाला तुमको लगा है ना? तुम मॉडल पूर्व वकील से साफ साफ कह रही है कि इस मामले में डीआईजी को लेकर विवाद खड़ा करना है, ताकि इस पब्लिसिटी से वो रियलिटी शो का हिस्सा बन पाए। मॉडल वकील से अपनी पब्लिसिटी के लिए कुछ भी करने के लिए कहती है। दोनों के बीच मामले को लेकर मानवाधिकार आयोग के मुद्दे पर भी बात होती है। मॉडल ने पूछताछ के दौरान बताया था कि पूनम पांडे के इशारे पर डीआईजी मुझे प्रताड़ित करने में लगे थे। अब सामने ये आ रहा है कि डीआईजी पर रेप का आरोप लगाने वाली मॉडल अपनी प्रतिद्वंदी मॉडल पूनम पांडे को भी बदनाम करने की साजिश रच रही थी। मॉडल के पूर्व वकील ने कहा कि वो बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही थी, इसलिए मैंने केस से अपने हाथ पीछे खींच लिए। महाराष्ट्र के डीआईजी सुनील पारस्कर के खिलाफ मॉडल ने बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में आरोपी सुनील पारस्कर ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मध्य प्रदेश में महिला जज के यौन उत्पीड़न का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की महिला जज के यौन उत्पीड़न केस में पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने पीड़ित पक्ष में बयान दिया है। उन्होंने आरोपी जज को तुरंत कोर्ट की कार्यवाही से अलग कर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। चीफ जस्टिस आरएम लोढ़ा ने हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के जज पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों पर कहा है कि वो इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही उचित कार्रवाई करेंगे। उधर आरोपी जज ने कहा कि दोषी पाए जाने पर वो फांसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस मामले में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस पीड़न के आरोपों पर कहा है कि वो इस मामले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद ही उचित कार्रवाई करेंगे। उधर आरोपी जज ने कहा कि दोषी पाए जाने पर वो फांसी के लिए तैयार हैं। उन्होंने इस मामले में मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस से कहा है कि वो इस मामले में किसी भी तरह की जांच को तैयार हैं। एक महिला जज ने हाईकोर्ट जज पर आइटम सॉन्ग पर डांस करने के लिए घर बुलाने और इनकार पर ट्रांसफर करवाने का आरोप लगाया। इस संबंध में पीड़ित महिला जज ने राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस और केंद्रीय कानून मंत्री को चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में एमसीडी दफ्तर के पास पार्किंग में 4 लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि लाशें करीब 15 दिन पुरानी हैं। दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर एक शख्स की खून से लथपथ लाश मिलने से सनसनी फैल गई। शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या की गई है। दिल्ली के गोकुलपुर इलाके में एक युवक की लूटपाट के बाद हत्या कर दी गई। युवक का शव जौहरीपुर नाला रोड पर मिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से हुई मुठभेड़ में बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी हो गया। 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाब के अमृतसर में तरन तारण पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 5 किलो हेरोइन जब्त की है। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया है। जवान पर हेरोइन तस्करों से मिली भगत होने का आरोप है। आरोप है कि बॉर्डर से हेरोइन सप्लाई में जवान तस्करों की मदद करता था। लखनऊ में एक महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ आत्मदाह की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने महिला को हिरासत में ले लिया है। महिला अपनी बेटी से रेप के आरोपियों को गिरफ्तारी उनके ना होने से हताश थी। गुजरात के पाटन में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक और ऑल्टो कार की भिड़ंत से यह हादसा हुआ।
कर्नाटक के बगलकोट में बोरवेल में गिरे बच्चे का रेस्क्यू दूसरे दिन भी जारी है। यहां 6 साल का एक बच्चा 100 फीट गहरे बोरवेल में फंस गया है। उधर बिहार के नालंदा में भूख हड़ताल पर बैठे इंजीनियर के 6 छात्रों की हालत बिगड़ गई है। सभी छात्रों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। गुजरात के पाटन में करीब 150 बंदर पानी के बीच में एक पेड़ पर फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए गांव वालों ने रस्सी डालकर पुल बनाया। लीबिया में फंसी केरल की 44 नर्सें सुरक्षित वतन वापस लौट आई हैं। कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचने पर नर्सों का स्वागत किया गया।